बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रोहेल अकबर और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान से बाहर क्यों वो मशहूर है, उनकी 3 किताबें आ चुकी हैं सफ़र की। तो अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, ताहर अनवार पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो इन्होंने 3 किताबें सफ़र की लिख चुकी हैं। इसके अलावा इसके बाद क्या आने वाला है इनका, वो भी हम इनसे पूछेंगे। और अब तक ये दुनिया के किन किन ममालिक में घूम चुके हैं वो हम इनसे तफसील से पूछेंगे, क्योंकि हमारे जो अक्सर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उनको पता नहीं होता कि उन्होंने बाहर जाके करना क्या होता है और किस मकसद के लिए आए हैं। अक्सर लोग जो जाते हैं उनका मकसद कुछ और होता है और वो वही मकसद पूरा करके वापस आ जाते हैं। असल चीज़ जो होती है सियाहत को, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पाया साहब क्योंकि पुलिस में भी रहे हैं, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच रहे हैं, तो कोई हल्का फुल्का पुलिस के हवाले से भी इनसे पूछ लेंगे कि पुलिस में जो तब्दीलियां हैं वो किस हद तक अवाम को रिलीफ मिल रहा है उसका। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने एक पुलिस की बड़ी सख्त नौकरी होती है जहाँ पे लोगों पे डंडा चलाया जाता है, हुक्म चलाया जाता है, वो छोड़ के रिटायरमेंट के बाद आपने यकसर अपना तब्दील कर लिया, सियाहत शुरू कर दी। लोगों के साथ आपका बैठना उठना तो खैर पहले बहुत अच्छा था, रवैया बड़ा अच्छा था आपका, पहले भी आप पुलिस वाले नहीं लगते थे। तो इस वक्त जो आप रिटायरमेंट के बाद लाइफ गुजार रहे हैं वो कैसी है? जी, मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं किसी कैद से आज़ाद हो गया। अच्छा, ठीक है। शायद आपको पता होगा कि पुलिस सर्विस मेरी शौक की सर्विस नहीं थी। ठीक। ये मुझ पे जैसे कहते हैं थोपी गई, सौंपी, इम्पोज की गई थी। ठीक है। वो CSS एग्जाम में वो जो पोजीशन आती है उसके मुताबिक, या कोई साइकाट्रिस्ट रिपोर्ट करता है कि जी ये सर्विस के लिए मौजूद है, शायद वो देख के आई डोंट नो क्या रीज़न थी, बहरहाल उन्होंने पुलिस में एलोकेट कर दिया। सही। तो जाहिर अब एलोकेट हो गया तो फिर आना पड़ना था पुलिस में। तो बस लेकिन जो आप कह रहे हैं ना सियाहत का और पुलिस का नहीं था तलब, सियाहत का शौक मुझे पुलिस में आने से पहले भी था। ठीक है। बल्कि बचपन में मेरे 3 शौक हुआ करते थे। एक लिखना, ठीक है, और बचपन से मुराद यानी स्कूल के ज़माने में लिखना, सियाहत करना और मुसव्वरी। अच्छा, मुसव्वरी, ठीक है। तो जब फिर कॉलेज में आया तो लिखने का शौक तो जारी रहा, तो वो उसी उसमें जो अफसाना, उस वक्त मैं अफसाने लिखता था। ठीक है। अफसाना नगारी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो पहले बच्चों के सफ़े से शुरू किया, जैसे हर बंदा करता है, हर राइटर करता है। फिर मैं अफसाने लिखने लग गया। तो कॉलेज मैगजीन में जब हम एक मुकाबला होता था, मैं अटक से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और अटक के कॉलेज का माहौल बड़ा अदबी है। सही। और उसके लिए कॉलेज मैगजीन का जब एडिटर इलेक्ट करना होता है और सिलेक्ट करना होता है तो उसके लिए बकायदा मुकाबला करवाते हैं। मुकाबला करवाया तो मेरा अफसाना उसमें पहले नंबर पे आया, मुझे उसको एडिटर बना दिया। इस तरह मेरा शौक चलता रहा। मैं उस जमाने में भी लिखता रहा, अखबारों में भी लिखता रहा, डाइजेस्ट वगैरह में भी लिखता रहा। फिर उसके बाद मेरी प्रैक्टिकल लाइफ जब शुरू हुई बैंक में, जब मैं गया तो वहाँ आपको पता मसरूफियत होती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ ये तीनों शौक जो थे एक किस्म के दब गए। ठीक है। लेकिन ख़त्म नहीं हुए। सही। तो जब भी मौका मिलता था मैं मुसव्वरी कर लेता था। ठीक है। तो उसके बाद जब ये पुलिस का एग्ज़ाम दिया तो इधर सेलेक्ट हो गया, तो पुलिस में आ गया। पुलिस में तो आपको पता वैसे ही बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। और वहाँ भी फिर मैंने जब वीकेंड्स पे या कोई जब टाइम मिलना तो वो लिख ले रहे हैं या अपना मुसव्वरी कर लेते हैं थोड़ी सी। और सियाहत का शौक थोड़ा बहुत पूरा होता रहा। सरकारी दौरे होते थे बाहर के भी और अंदरूनी मुल्क भी। जिस शहर में जाना, जिस जगह पोस्टिंग होनी है, मसला बहाल पोस्टिंग हुई है, सबसे पहला काम जाकर थरावड़ फोर्ट देखना। अच्छा। उसके बाद जाके सारे महल देखना। सही। फिर आपको पता ही है, आप भी महल, मेरा तलब भी है, तो वहाँ की सारी जगह सारी देखनी। फिर रहीम खान में जाके, क्योंकि मैं बस DIG था तो
रहीम यार खान का चार्ज भी था। सही। रहीम यार खान के वो शहर सेहत का महल है उधर, वो देखा। फिर इस तरह मतलब बहावलनगर में गए तो बॉर्डर पे चले गए, मतलब सहरा में रात गुजार ली, मतलब इस तरह मतलब एडवेंचर करते रहे, शौक पूरा होता रहा। या छुट्टी लेके बाहर के मुल्क चले गए। बाकी गर्मियों की छुट्टियों में ये मेरा रूटीन था कि मैं अपने बच्चों को लेके शुमाली इलाका जाता निकल जाता था हर साल। वो साल में छुट्टी महफूज की होती थी। ठीक है। वो हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10 दिन जो भी मतलब वक्त मिलता था, तो बच्चों को लेके तो चले जाना शुमाली इलाका जाते हैं। बल्कि बच्चे शुरू साल से पूछना शुरू करते इस साल हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। तो वो उनको बताया जाता, वो इंतजार में होते थे कि अच्छा जी अब वो वक्त आने वाला है। सही है। तो वो शौक इस तरह पूरा होता रहा। और लंबी छुट्टी लेके बाहर के मुल्क में भी चक्कर आए थे, सरकारी दौरे होते थे। सरकारी तौर पर मैं जापान भी गया, मैं अमेरिका भी गया, या यूके भी गया। वह जिस तरह यूके में गए वापसी पे टर्की ठहर गया, वहाँ थोड़ा बहुत शौक पूरा कर लिया। इस तरह ये शौक चलते रहे, सेहत चलती रही। लिखना लिखाना अलबत्ता बिल्कुल बंद रहा, क्योंकि उसके लिए थिंकिंग चाहिए, अफसाने के लिए एक तखय्युल चाहिए, जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। वो पता पुलिस में आपको नहीं होगा, वहाँ पर हर वक्त काम होता है, प्रेशर वाला काम होता है, 24 घंटे ड्यूटी होते। तो बहरहाल वो तब गया, सबरी का थोड़ा थोड़ा चलता रहा, वीकेंड्स में कर लेता था। सेहत का तो अच्छा चलता रहा। जब मेरी हुई रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट से पहले मैंने कहा कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या करना है मैंने। ठीक है। तो मालूम हुआ कि जो अब तक दबा हुआ शौक था मुसफ़री वाला, उसको शुरू किया जाए। ठीक है। तो मैंने एक वो है उस वक्त के मशहूर आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, जुल्फ़िकार अलहमरा में जो डायरेक्टर लगे हुए हैं, तो उनका पता करवाया। तो मैं उनके पास गया। ठीक है। रिटायरमेंट से पहले की बात। उनके पास गया और जाके मैंने कहा जी मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। ठीक है। कहते ठीक है, वेलकम, लेकिन ऐसे नहीं, आप पहले कोई अपना काम किया वो ला के दिखाएं। ठीक है। तो मैं अगले दिन जो कुछ बनाया हुआ था, जो ओल्ड बच्चे जो अपने समझ में आती थी, ले गया। उनका ठीक है, जरासीम है, लेकिन सीखने की जरूरत है। अगर ठीक, यही तो मैं चाहता हूँ, ताकि इसमें निखार आए और इसमें कोई पता लगे कि रंग कहाँ इस्तेमाल कौन से करने हैं, कैसे करने हैं। अच्छा, मैंने ना ये 6 महीने पहले की बात है रिटायरमेंट से। ठीक है। शौक में उसी दिन जाके, आपको पता मेरा दफ्तर पानी नागरी के पास है, जहाँ ड्राइंग की सारी चीजें मिलती हैं। तो मैंने वहां से जाके तो सारा सामान जो उन्होंने लिखवाया था मैंने खरीद लिया। मतलब ज़हनी तौर पे मैं तैयार हो गया कि मैं अब मुसफ़री शुरू करना है। अच्छा, अब वो एक तो रिटायरमेंट के बाद मुझे यहीं उसी पोस्ट पे एक्सटेंशन मिल गई। फिर उसके बाद हुकूमत चेंज हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फिर बैंक में चला गया। बैंक में इससे ज़्यादा मसरूफ ज़िंदगी थी, तो वो मुसफ़री वाला तो काम ठप हो गया। वो चीज़ें ख़राब होने लगी, मैंने अपनी बेटी को दे दी, उसमें जरासीम थे, अब वो कुछ करती है मुसफ़री। तो लेकिन अब 2 शौक रह गए, सियाहत और लिखना लिखना। अब सियाहत से जो मेल अफसाना नहीं खाता। ठीक है। आपकी तहरीरों में वो अफसानवी किरदार नजर नहीं आते। मैं आपको बताता हूँ, उसकी रीज़न नहीं बताता। असूलन वही होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, अफसानवी किरदार होने चाहिए थे। और इश्किया जैसे कुछ हमारे करते हैं, मतलब किसी खंडरात में जा रहे हैं, तो वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा मिल जाती है उनको, उनसे इश्क हो जाता है। भला भाई आप खंडरात देखने गए हैं, खंडरात के बारे में लिखें लोग। तो वो अफसाना है जो उसमें ना कहानी आ जाते हैं, वो लोग शौक से पढ़ते हैं। बस ये मेरी नेचर में नहीं है। मैंने आपने तो बड़ी सीधी सीधी बातें लिखी हैं, और वो पढ़ने के बाद, आपकी किताब पढ़ने के बाद, मैं किताब दिखाता हूँ अभी, वो किताब पढ़ने के बाद शौक पैदा होता है कि ये चीज जो है ये इस तरह की है, तो हम क्यों नहीं देख सके। बिल्कुल, यही मेरा मकसद।
और इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने अपना माइंड सेट किया कि जो हकीकत है वो लिखो। सही है। इसलिए मेरा एक मुनफरद स्टाइल है। बिल्कुल मुनफरद है। हाँ। क्योंकि आप एक अफसाने लिखने और कहीं ना कहीं तो डंडी मार जाता है ना। वो आपने डंडी नहीं मारी। मैंने एक जगह भी नहीं मारी, और उस डंडी ना मारने का एक बहाना मैंने ढूंढा। मैं अपनी बेगम को साथ ले जाता हूँ। बेगम को, बिल्कुल सही बात है। बेगम साथ जाने का ये तो वो डंडी मारी नहीं जा सकती बेगम साथ, तो फिर कैसे डंडी मारी जाती? फिर तो उसमें कोई अफसानी किरदार नहीं डाला जाता। अगर हो भी तो वो भी साइड पे कर दिया। और अंदर की बातें ना पूछे। अच्छा, पर वो बैंक में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने एक्सटेंड किया। मैंने कहा नहीं कि बहुत हो गई है, अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, अपने शौक पूरे करने हैं। तो इसलिए मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। आपने पूछा ना सर, आप रिटायरमेंट के बाद कैसे? मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मेरे शौक पूरे हो रहे हैं। एक सफ़र करता हूँ, हर साल एक जरूर करता हूँ, और उसमें फिर बाकी साल मेरा जो है वो किताब लिखने के दौरान में मेरा सफ़र में गुजरता है। सफ़र में, बिल्कुल सही बात है। आप वहाँ पे मौजूद होते हैं तो फिर वो लिखते हैं। बिल्कुल वहाँ लिखता हूँ। और ये नहीं किताब एक मतलब अगर वहाँ तो एक दिन में 3-4 चीज़ें देखी तो वो 3-4 चीज़ें भी 3-4 दिन में नहीं लिखी जाएंगी। उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके हम उसको बाकायदा ऐसी कंफर्म करते हैं ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये बात आपने गलत लिखी है बीच में। ठीक है, कोई चैलेंज ना करे इसको। मेरा ये कोशिश होती है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं गलत भी लिखती हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने कहा नहीं। सही। पाकिस्तान भी आपने पूरा घूमा हुआ, एक एक जगह देखी हुई है, दुनिया के और भी बहुत से मुल्क देखे हुए आपने। सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग सैर के लिए क्यों नहीं आते? क्या वजह है? अगर इतना खूबसूरत है तो दुनिया के लोग क्यों नहीं आते पाकिस्तान? उसकी वजह आपको पता है, जो हालात थे और पाकिस्तान की इमेज थी दुनिया में। और लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान नंबर 1 डेस्टिनेशन है वर्ल्ड की इस वक्त। ठीक है। ये जो एसोसिएशन वर्ल्ड की बनी हुई है ना, तो टूरिज्म एसोसिएशन, उन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 डेस्टिनेशन करार दिया है। इसलिए अब वो जो दहशतगर्दी वाला माहौल खत्म हो गया। अब कोई वाकई माशाल्लाह हमारी अफवाज की वजह से बहुत मिला है। फिर उसके बाद इमरान खान के आने की वजह से हमारा इमेज बहुत बेहतर हुआ है, आलमी बेहतर हुआ है उसके बाद। और इमरान खान ने भी काफ़ी अपनी कोशिश की है कि सियाहत को प्रमोट करने में बहुत हद तक उनकी कोशिश है। और इंशाल्लाह एक दिन ये जिस तरह लोग थाईलैंड जाते थे या मलेशिया जाते थे या इंडोनेशिया, बाली जाते थे, पाकिस्तान आया करेंगे। अभी तो कोरोना की वजह से, बल्कि मैं भी उसका इफेक्ट हूँ, मेरा साल का दौरा मनसूख हो गया कोरोना की वजह से। हाँ, ये हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, वो बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत। हमारा आज़ाद कश्मीर बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे जाके फिर वापस आने को दिल नहीं करता। सारे घूमे हुए मैंने। और इतने वो हाइट पे जो पहाड़ हैं, उनकी चोटियों पे लोग रह रहे हैं, और उनका रहन सहन ऐसे है जैसे इधर हमारे पास लाहौर में ऐसे शायद लोग ना रहते हैं, अपने खूबसूरत अंदाज से। उनके पास खाने पीने के लिए खालिस ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसका खुबानी निकालते हैं उसकी। हुंजा वाले लोग क्यों इतने खूबसूरत हैं और कैलाश वाले लोग क्यों इतने खूबसूरत? बिल्कुल। और वो बादाम खाते हैं, चेरी खाते हैं, वहाँ पे जो फ्रूट हैं वो खाते हैं, और चश्मे का पानी पीते हैं जो असल में मिनरल है। हम तो ये जो मिनरल वाटर पीते हैं ये तो एक आम पानी है, इसमें तो मिनरल निकाले होते हैं इन्होंने, असल तो वो है। अच्छा, पाकिस्तान में आपने कहा कि कुछ हालात बेहतर नहीं थे इसलिए लोग नहीं आ सके। वो हालात बेहतर ना होने की जिम्मेदारी किस पे है? सियासतदानों पे है, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे है, या इन दोनों पे है? बेसिकली मिसमैनेजमेंट हुई है, बैड गवर्नेंस थी, और कुछ अपने ज़ाती मफादात भी थे। ठीक है। जिसमें सियासी हुकूमत भी इन्वॉल्व थी। और ये जो हमारा अमेरिका के साथ जो ताल्लुक था, ठीक है, मुशर्रफ के ज़माने में, और एकदम से यस कर देना जो भी डिमांड थी उस पर, फिर जाहिर है कि अमेरिका तो तालिबान को
दबाने गया था, बिल्कुल तो तालिबान हमारे खिलाफ हो गए। सही। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू कर दी। ये दहशतगर्दी की वजह, इस वजह से लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। कौन आता है वहाँ? तो धमाके होते थे, रोज रोज खुद कुछ हमले होते थे। तो पाकिस्तान तो एक किस्म का सियासत से आउट हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये अभी आपने 3 किताबें लिखी हुई हैं, ये 3 किताबें, एक उज़्बेकिस्तान, ये सबसे पहली किताब आपकी यही है। उसके बाद दूसरी किताब आपकी ये तुर्की में पाशा, ये तुर्की में पाशा, ये इनकी दूसरी किताब है। और ये तीसरी किताब है नील के संग, ये मिस्र के हवाले से नील के संग। तो इन तीनों किताबों में सबसे अच्छी किताब आपको कौन सी लगती है? मैंने तो अपने हिसाब से सारी अच्छी लिखी हैं, लेकिन मुझे तुर्की में पाशा इसलिए पसंद है कि इसकी पजीराई तुर्की में भी हुई। बिल्कुल, वहाँ पे इसकी वो अपने तकरीबन रुनमाई हुई थी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे ये पसंद है। अब ये तो चूंकि अभी आई है, मेरे ख्याल 1 हफ्ता हुआ है इसको आई को, नील के संग जो है 1 हफ्ता हुआ है इसको आई को। तो इसकी अभी फीडबैक मिलेगी, कोई इसकी तकरीबन रुनमाई करेंगे तो फिर आइडिया होगा। अच्छा, जैसे हम पढ़ते होते थे तो एक कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज, उसकी हम एक समरी तैयार करते थे, खलासा उसका। तो इन तीनों किताबों को अगर अलग अलग से आप खलासा बयान करें 10-15 लाइनों में, तो कैसे करेंगे? उज़्बेकिस्तान का अगर करेंगे खलासा, इनका खुलासा बन नहीं सकता। कोई मेन चीज ऐसी कि जो बगैर पढ़े इंसानों को पढ़ने हमारे, देखिए इसके उन्वान में ही मसलन जैसी ये जो किताब है ना उज़्बेकिस्तान, इसके ऊपर ही मैंने इमाम बुखारी और अमीर तैमूर का देश, इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है सही कि क्या अहमियत है उज़्बेकिस्तान। बिल्कुल, आपने इसमें वो किलों का जिक्र किया जो बने हुए थे पुराने दौर के। हाँ, ट्रेन का सफर इसमें बड़ा अच्छा था आपका। हाँ, असल में जब जाता ना इंसान तो फिर जाहिर बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो हम ये इमाम बुखारी के जो और अमीर तैमूर के ये समरकंद और बुखारा जो है ये हैं, तो हम दोनों जगह गए थे और ये इनकी देखा तो इससे काफ़ी कुछ वाज़ेह हो जाता है कि ये इसका ये खुलासा ही है, किस्म को उन्वान ही खुलासा है इसका। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये तुर्की में पाशा, ये इसमें आपने बताया कि उनकी जो सड़कें हैं वो बिल्डिंगों के अंदर से गुजर जाती हैं, ट्रेन या बस चलती है तो वो बिल्डिंग के अंदर ही उन्होंने वो सारा रास्ता रखा है। ये तुर्की में पाशा है। आपने कहाँ पढ़ा है? मैंने इसमें पढ़ा कि वो आती है, जापान में है ऐसे, लेकिन तुर्की में नहीं है, या होगा शायद आपने कहीं और पढ़ा हो सकता है, आपने इसमें जोड़ दिया उसे। हो सकता है, आपको कंट्रोडिक्ट कर रहा हूँ। नहीं। और ये जो नील के संग है, हाँ जी, ये इसके सब हेड पढ़ लें, पैगंबरों और फिरौनों की सरजमीन। इसको घूमने में कितना टाइम लगा आपका, कितना अरसा लगा मिस्र को? देखें, मिस्र को देखने के लिए 1 महीना भी कम है। अच्छा, लेकिन हम 1 हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए गए थे। अच्छा, उसमें हमने 4 शहर विजिट किए। एक तो काहिरा, तो इन्हें केस जाना ही होता है, ठीक है। तो काहिरा के बाद हम सिकंदरिया गए थे, जो कि मुझे बिल्कुल फजूल लगा। वहाँ कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जैसी काहिरा में थी, ठीक है। तो वो तो एक किस्म का डे आउट ही था। अच्छा, वापसी पे आके फिर हम असल में गए, जो हमारा एक तो पिरामिड्स देखने थे, जो इसका टाइटल भी है पिरामिड्स देखे, क्योंकि इसके देखे बगैर तो मिस्र वैसे ही नामुकम्मल है। और दूसरा वहाँ जाने का मकसद था हजरत मूसा के कोहे तूर पे जाना। अच्छा, और वो काहिरा से पूरे दिन की बस में ड्राइव है, ठीक है। तो और वो एक छोटी जगह है, सेंट कैथरीन में एक ही होटल है जो जिसको आप 5 स्टार या 4 स्टार कह सकते हैं। सही। तो जाहिर उसमें ठहरे थे हम, और वो बिल्कुल कोहे तूर की उसमें वाक़या था, दामन में। अच्छा। तो लेकिन अब मसला ये था कि उम्र भी मेरी अब माशाल्लाह है, तो उन्होंने वार्न ये किया कि जो एजेड लोग हैं वो ना जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी चढ़ाई जो है वो इंतहाई मुश्किल है, शुरू की नहीं बल्कि आधे रास्ते जाने के बाद फिर देखो ऐसे अमूदी चढ़ाई है,
और वो मतलब पैदल सारा रास्ता साथ नहीं, जो नीचे वाला है उस पे ऊंट चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऊंट की सवारी इट्स बड़ी तकलीफ दे, क्योंकि मैंने एक दफा की थी उधर भावलपुर में शौकिया, तो 3 दिन अपनी कमर को पकड़ के बैठा रहा था मैं। वो थोड़े झटके लगते हैं, और पहाड़ पे चढ़ते हुए तो और ज्यादा लगते हैं। तो जिन लोगों ने ऊंट लिए भी थे ना, उन्होंने भी जाके छोड़ दिए, तो पैदल ही जाना पड़ा। तो मेरा ख्याल था जब यहाँ से चले थे कि देखें इतनी सियाहत है मिस्र में, इतनी सियाहत है, इतने सियाह आते हैं, तो उन्होंने जरूर अगर किसी यूरोपीय मुल्क में होता ना, उन्होंने ट्रैम बना देनी थी या कोई चेयर लिफ्ट बना देनी थी, जैसे मलेशिया बनाई है, ऊंचे पहाड़ों तक जाती हैं, मैंने देखी हुई है सारी, उन पे मैं गया हुआ हूँ सारा। तो इवन तुर्की में उनका सबसे बुलंद पहाड़ है जहाँ स्कीइंग होती है, जैसे हमारा मालम जब है ना, वहां तक उन्होंने बनाई हुई है चेयर लिफ्ट। तो इसीलिए तरक्की कर रहा है तो तुर्की सियाहत में, और उनकी नंबर 1 आमदनी है सियाहत। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसी फैसिलिटीज मिले, तो देखेंगे सियाह कैसे दौड़े चले आएंगे। बिल्कुल जी। तो मेरा ख्याल था कि मिस्र में वहां बन गई होगी, चलो मैं भी दीदार कर लूँगा वो हजरत मूसा के जहाँ पर तजल्ली गिरी थी, या जहाँ पे हजरत मूसा इबादत किया करते थे, जहाँ इनको नबूवत मिली थी, या जहाँ वो अल्लाह से बातें करते थे, वो कलीमुल्लाह पे कहलाते थे। तो वो अपना जो इसे कहते हैं ना, हम गए तो बड़े शौक से, वहाँ जाके जब गाइड ने बताया कि ये इशू होंगे, तो बेहतर है कि जिनको सांस की तकलीफ है, ठीक है, या जो एजेड हैं, हम में से हमारा कोई 26 बंदों को ग्रुप था, ठीक है, उसमें से सिर्फ 15 तैयार हुए थे जाने के लिए, बाकी लोग किसी न किसी कैटेगरी में आते थे। तो हमने भी, बेगम मेरी मुस्लिम थी, मैंने जरूर जाना है, ठीक है। मैंने कहा भाई आप भी इतनी जवान नहीं हो, चढ़ाई बहुत ज्यादा है और ये है वो है, हाँ तो घोड़ा होता ना, तो फिर मैं चला जाता, क्योंकि घोड़े पे मैंने ट्रेनिंग ली हुई है पुलिस में तो घोड़ों की ट्रेनिंग, हाँ वो ट्रेनिंग करवाते हैं। बल्कि मेरी जो फर्स्ट हुई थी अटैचमेंट आर्मी में, वो नक्याल में हुई थी, पहाड़ी इलाके में, और फ्रंट लाइंस पे हुई थी, FDS पे। तो वहाँ जो कर्नल साहब थे वो मुझे साथ ले जाते थे घोड़े पे, हम दोनों घोड़े पे जाते थे पहाड़, तो इसलिए मुझे घोड़े को कोई फिक्र नहीं। मैं कहा चलो कम से कम घोड़े होंगे तो चला जाऊंगा, जो अगली चढ़ाई किसी न किसी तरीके से कर लेंगे। तो पता लगा सिर्फ ऊँट है, घोड़े तक नहीं थे, खच्चर होते या घोड़े होते तो मैं चला जाता। तो ये वो था, लेकिन मैंने उसका हल ये निकाला, अपना एक दोस्त बनाया, अच्छा, बहुत ज्यादा वो अच्छा, वो हाइकर था, ठीक है, वो हाइकिंग करता था, जाहिर मैंने कहा इसने तो जाना ही जाना है। तो उसने अपना सिंगर भी बना था, उसने सारा रास्ता बड़ी अच्छी कराओके में सिंगिंग करके सारी बस को बहलाए रखा। दोस्ती हो गई उससे। उसे मैंने कहा कि आपने जाना है ना, कहते बिल्कुल जाना है। मैंने कहा आपने आके सुबह मुझे सारी स्टोरी सुनानी है, ठीक है, वो मैंने फिर आपके रेफरेंस से, आप इन्वर्टेड कॉमर्स में करके आपके रेफरेंस से कोट करनी है। वो फिर मैंने, मतलब कारी को महरूम क्यों रखूं, बिल्कुल सही बात है, कारी को पता होना चाहिए, चीज तो वही है ना। हाँ, तो उसने फिर सारी फोटोग्राफी भी की मेरे लिए, सारी उसने वहां पर वीडियोस भी बनाई, सारा मुझे दी। उससे मुझे ऐसे लगा जैसे मैं खुद गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैंने उसके हवाले से वो भी किया। तो ये दूसरा ये था। तीसरा जो तफरीही पॉइंट ऑफ व्यू शर्म शेख का, ठीक है, वहां गए हम। शर्म शेख एक ऐसा जगह है जिसको आप इंटरनेशनल कह सकते हैं। आप नाम सुना होगा? हाँ जी बिल्कुल सुना होगा। वहाँ पर अक्सर अमन कॉन्फ्रेंस हैं और ये और वर्ल्ड इवन IMF वगैरह के इजलास, वर्ल्ड बैंक के इजलास भी होते हैं, क्योंकि बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ, साहिल है, हर होटल जो है साहिल में बना हुआ है, तो वहाँ हमने बड़ा इंजॉय किया। वो हमारा आखिर में था, तो हमने इंजॉय किया, तो रिलैक्स भी किया, इंजॉय भी किया। तो वहाँ से वापसी पे फिर हम काहिरा आए, तो फिर नील का क्रूज और ये इसका खुलासा आपको तकरीबन बता। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में दो इस वक्त गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चलने वाले दो इदारे हैं टूरिज्म के हवाले से, एक PTDC और एक TDCP है।
इन दोनों का पाकिस्तान की सियाहत में प्रमोशन के हवाले से कोई किरदार है? अब तक तो नहीं था, ठीक है, लेकिन अब उसको फाल किया जा रहा है। अच्छा जी। क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ये, एक तो दरख्त लगाना और एक ये सियाहत, और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको इन इदारों की किस सरबराही का मौका मिलता है तो आप कबूल कर लेंगे? अगर इनका चेयरमैन या एमडी लगा दिया जाए आपको? क्योंकि आपने तो दुनिया देखी है और पाकिस्तान को सारा देखा हुआ है, तो पाकिस्तान को सियाहत के हवाले से प्रमोट करना जो आपके तो बायात का खेल है। मैं मुवाजना बताऊंगा दूसरे मुल्कों का कि वो क्या करते हैं। जैसे मिस्र में किसी को ये सेंस नहीं आया कि वो चेयर लिफ्ट लगा दें, कितना खर्चा आना चाहिए। कोई इतना खर्चा नहीं, जैसे हमारे ही चेयर लिफ्ट लगी मरी में लगी हुई है। तो इसी तरह वहाँ के कई जगह जरूर होता है शुमारी इलाकों में। वहाँ अब पहाड़ों पे बुद्ध मत के ज़माने के ऐसे ऐसे वो मौजूद हैं, वो ड्राइंग्स मौजूद हैं, कार्विंग्स मौजूद हैं कि जो आम बंदा नहीं देख सकता, चढ़ना मुश्किल है। अगर वहाँ लिफ्ट लगा दी जाए तो जो बुद्धिज्म के लोग हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान आएंगे, बड़ी रश करेंगे, बहुत लोग आएंगे उधर से होगा। वैसे पहाड़ों को नजदीक से देखना चाहते हैं लोग, तो उसके लिए पहाड़ों के दामन तक जाएंगे। अब केटू के दामन तक अगर पहुंचा दें चेयर लिफ्ट या अच्छी सड़क ही पहुंचा दें तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं दुनिया के पाकिस्तान की दुनिया के जो अच्छे होटल है वो वहां पे आएंगे, अपनी चेन्स बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सियाहत है, लोग बाहर जाते हैं ग्रुप लेके और फिर वहां से गाइड लेते हैं। गाइड वहां पे लेना एक बड़ा फन होता है। कुछ गाइड होते हैं जो सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में लोगों को अपने आप से उतारते हैं कि बस हमने ये इनको दिखा दिया, और कुछ गाइड ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल अपनी कीमत जो उनको देते हैं वो उसकी पूरी कीमत अदा करते हैं। तो इस तरह का आपका भी कभी इनसे पाला पड़ा कि ऐसा गाइड मिल गया जिसने जान छुड़वाने की कोशिश की हो? मिस्र में जो पहली उज़्बेकिस्तान है उसमें गाइड बहुत अच्छी खातून थी। ठीक है, खातून के साथ तो वैसे ही बड़ा मजा आता है। नहीं, मजा इसलिए ज्यादा आया कि वो उर्दू जानती थी। अच्छा, उज़्बेक थी, ठीक है, उर्दू जानती थी। सही। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मेरी फिर बेगम की भी दिलचस्पी बढ़ गई कि उर्दू कैसे आती है आपको, उज़्बेकिस्तान में रहती है। वो कहती मैं इंडिया में पता नहीं कोई यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ पढ़ने गई थी, तो वहाँ उर्दू मतलब हिंदी और उर्दू एक जैसी है ना, तो वो सीखी थी। वो गाती बड़ा अच्छा थी। अच्छा, उसने गाने इतने सुनाए हमें, इंडियन गाने, ठीक है, और फिर मुकाबलाबाजी होती थी, बैतबाजी होती थी, बड़ा इंटरेस्टिंग सफर था। तो गाइड ऐसे भी होते हैं, ठीक है, और गाइड ऐसे भी होते हैं। ये वाला जो गाइड था हमारा जो मिस्र वाला, ये वैसे लायक था, मतलब अपने ड्यूटी पूरी करता था लेकिन अपना बीच में दाव लगा जाता था। सही दाव, इस तरह किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने सारा खोल के लिखा है ताकि लोग अपने पता चल जाएगा यहाँ पे क्या सोचते हैं। मिस्र जो है बुनियादी तौर पे धोखेबाजों का मुल्क है। अच्छा, बुनियादी तौर पे। अच्छा, मैं पहले भी 1986 में भी जा चुका हूँ मिस्र। ठीक है, ये दूसरी दफा आप? ये दूसरी दफा गया। वो मैं यूके से आ रहा था, मैं गया हुआ था मास्टर्स करने क्रिमिनोलॉजी का कार्डिफ में। छोटी बच्ची का ऑपरेशन होना था तो मैं स्पेशली आया था। तो मैंने सबसे सस्ती एयरलाइन ढूंढी थी, कौन सी है, तो मिस्र की निकली। अच्छा, तो मैंने कहा मिस्र से होके जा रहे हैं तो भाई ना स्टॉप ओवर ले लें, क्योंकि उसके तो कोई चार्जेस नहीं होते। ऑफिशियल पासपोर्ट था तो वीजे का ही प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने ऑपरेशन के बाद वापसी पे काहिरा में ठहर गया 2 या 3 दिन के लिए। उस दौरान में फिर मैंने ये एहराम भी देखे, अबुल हॉल भी देखा, खान अल खलीफी बाजार देखा, जामे अल अज़हर देखा, और ये सारे जो अहम मुकामात थे वो देखे। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं अकेला था, कोई गाइड नहीं था, कुछ नहीं था, तो मेरे साथ 2-3 दफा हाथ हुआ उसमें। अच्छा, वहाँ के मुकामी लोगों ने किया? हाँ बिल्कुल, और यानी अकेला भी था इसलिए लुभाने की कुछ कोशिशें की गई। वो भी बड़ी मुश्किल से टाला हमको। ठीक है, तो इस दफा जो हमारा
अंदाज़ा लगाएं कि गाइड ने जब हमें वहाँ से लेने आए ना, बस आई पूरी लेने के लिए एयरपोर्ट पे, तो गाइड ने अपना तारफ कराया और सारा। गाइड तक ने खुद कहा कि यहाँ मतलब ग्रुप के अलावा कहीं डील ना करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है कि लोग दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं। फिर भी हम एक जगह चक्कर खा गए, क्योंकि गाइड हमारे साथ नहीं था उस वक्त। ऐसी वजह मैं एहराम देखने गए ना, तो एहराम की टिकट लेके गाइड ने हमें छोड़ दिया कि 1 घंटा आराम से घूमे फिरे देखें। हम एहराम देखे सारे, मतलब उसमें भी मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मैं अंदर पहले जा चुका था। उसमें भी ऐसे चढ़ाई है। अच्छा। अंदर है कुछ भी नहीं, एक खाली कमरा है। अच्छा। और उसमें एक ताबूत पड़ा है, और ताबूत भी खाली है नहीं। सही। उसमें से जो मम्मी वगैरह थी वो निकाल ली थी, सारी चीजें निकाल ली हुई थी। तो वो जो था उसमें मैंने बेगम को कहा कि अंदर घुटन भी है, अंधेरा भी है, चढ़ाई भी है, अब जाना है तो चले जाओ। तो लेकिन वो कहती नहीं मैं जाऊंगी, इसलिए कि वो तुर्की में हम जब गए थे ना, वहाँ जमींदोज शहर थे। ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें वो जमीन के नीचे भी यही पोजीशन होती है, घुटन भी होती है। और लेकिन वहाँ उन्होंने कोई एहसास ही नहीं हुआ घुटन का, और इसका पता नहीं क्या किया हुआ था। रोशनी भी थी, सब कुछ था, लेकिन जेर जमीन शहर हमने सारे देखे वहाँ। ठीक है। वो समझ रही थी। जब मैंने सारा ये एक्सप्लेन किया तो बल्कि और हमारी एज के लोग भी बड़े गौर से सुन रहे थे, कई लोग नहीं गए थे। उसके लिए अंदर जाने के लिए अलग टिकट लेना पड़ा। सही से वो हमने खुद लेना। मैंने कहा मैंने तो देखा हुआ है। तो बेगम को मैंने फिर कन्विंस किया कि ना जाना, फिर आप इस तरह ही चलोगी बाकी टाइम। तो हमारे साथ वहाँ हाथ ये हुआ कि वहाँ से देखने के बाद हम फारग हो गए, तो हम उसके एक बराबर में उसके इर्द गिर्द सड़क भी बनी हुई है। वहाँ पर घोड़े और ऊंट और बगियां, बड़ी खूबसूरत चमचमाती हुई बगियां, ठीक है, वो अवेलेबल होती हैं। बेगम मचल गई कि मैंने इसमें तस्वीर उतरवानी है। ठीक है, मैंने कहा उतरवा लें, बिल्कुल ठीक है। वो बगी बैठी, मैं साथ खड़ा हुआ। वो जो था कोचवान उसको मैंने कैमरा दिया, उसने फोटो खींची हमारी। खैर कैसी भी खींची, एक इसमें शामिल है तस्वीर। अच्छा, उसके बाद हमने उसको शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा शुक्रिया नहीं, पैसे दें। अच्छा, तस्वीर खींचने के पैसे नहीं, बगी में बैठने के। बगी में बैठने के। मैंने कहा चलो, वो मिस्र की करेंसी पाउंड कहलाती है। ठीक है। तो मैं कहा 5-10 पाउंड ले लेगा। मैंने कहा कितने? क्या 200 पाउंड। अच्छा। अब 200 पाउंड जो है पाकिस्तानी 2000-2500 रुपये बनते हैं। ठीक है। अब 2000 रुपये में तो एक वक्त में खाना खा सकते हैं। बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से उसको पता नहीं, मैं 50 पाउंड दे के जान छुड़ाई। तो ये हमारे साथ हाथ फिर भी हो गया। सही बात है, जितनी एहतियात की हो जाए। हाँ। अच्छा, आप एक अफसाना निगार हैं, उसके बाद स्याह भी हैं। इन सब जो चीजें इंसान के अंदर ये होती हैं, तो आशिक मिजाज भी होता है थोड़ा सा। तो आपने सबसे ज्यादा हुस्न कहाँ देखा है इन मुल्कों में? हुस्न सारे मुल्कों की बात कर रहे हैं। जो आप गए हैं, जिस मुल्क में सबसे प्यारा, जिनकी किताबें लिखी हैं, या जहाँ गए हैं, जहाँ हुस्न होता है वहां मैंने अभी जाना है। अच्छा। वो कोकाफ का इलाका है। ठीक है। आपको पता है कोकाफ की परियां मशहूर है। वो है आज़रबाईजान। ठीक है। वो अभी मैंने जाना है। ठीक है। बाकू लोग इसीलिए जाते हैं। सही से आप देखा, बड़ा पॉपुलर, हर बंदा बाकू चला होता है। उज्बेकिस्तान के लोग भी हैं, तुर्की के लोग बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा। दिल के भी, शक्ल सूरत से भी। ठीक है। दिल के मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। और उसकी वजह आपको पता ही है, जो हमारा साथ था उनका। और पाकिस्तान में शुरू से लेके आज तक हम इकट्ठे हैं। कंट्री के लिहाज से पूछते हैं तो पाकिस्तान के अलावा स्विट्जरलैंड खूबसूरत है, वहां मैं गया हूँ। नहीं, लोग
खासकर लड़कियां जहाँ पे बड़ी प्यारी हैं, बड़ी खूबसूरत। लड़की तो सार मुझसे क्यों बेगम से लड़ाई करवानी। नहीं, आप अफसाना दिखा रहे हैं, अफसाने भी किरदार बड़े आप जब लिखते हैं तो जब अफसाने किरदार शामिल ही नहीं किए मैं क्यों बताऊं। नहीं, पुरानी बातें में कभी इश्क किया वैसे शादी से पहले? ऐसे सीक्रेट ना पूछें, ये हमने पब्लिक करना है इंटरव्यू, न घर में रहना है। ठीक है, तो अच्छा चले अब थोड़ा सा पुलिस के हवाले से बता दें। जी फरमाएं। ये एक वाकया हुआ अभी, ये गुजरपुरा के करीब जो मोटर बड़ा मशहूर हुआ है। वो आपके इधर DHA से खातून जा रही थी और पूरी दुनिया में वो फैल गया वो वाकया, क्योंकि वो बाहर की नेशनल थी, खातून नेशनलिटी थी उसके पास, और उसके साथ ये वाकया हुआ तो वो फिर पूरी दुनिया में फैल गया। और उसमें पुलिस का किरदार कहीं नजर नहीं आता। पुलिस ने मुलजमों को पकड़ने के लिए कोशिश की हो, कोई भाग दौड़ की हो। पुलिस को जितने भी मुलजम पकड़वाए सारे वो मुख्तलिफ एजेंसियों ने पकड़वाए अपने सोर्स से। पुलिस को अगर ननकाना साहब में वो आबद गया, अपनी साली के पास बैठा रहा, आधा घंटा बैठा रहा, वहां पे लोगों ने कॉल की 15 पे कि ये आबद बैठा हुआ है, तो पुलिस गई है। ये पुलिस है और यहाँ से 5 फुट की दूरी में वो आबद खड़ा हुआ है। पुलिस को देख के वो इनके बिल्कुल सामने से वो भाग गया, पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी ननकाना से। तो इसी तरह बाकी आजकल जो जराइम होते हैं, पहले देख लें जो जराइम होते रहे अब भी वही हैं। हमारी मंशियात पहले तो सिर्फ चरस होती थी, शराब होती थी, अब आइस आ गई है, कोक आ गई है, और ये गली मोहल्लों में बिक रही है। यहाँ तक के पुलिस थानों के जेरे साया ये सारा काम हो रहा है, शरेआम हो रहा है। मैं एक लिस्ट देख रहा था, थाना ये इधर का है यतीम खान के पास था, वो लिस्ट में सारे मुजरिम जो उनके पास इश्तिहारी, उनके पास जो वांटेड लोग थे या जो जो मंशियात का कारोबार करते थे, जो जुए का काम करते थे, वो सारी उनके पास लिस्ट थी, उनका एड्रेस था, उनका नंबर था। और मैं उन लोगों को जानता हूँ कि वो लोग अभी भी मौजूद हैं, थाने में उनकी लिस्टें मौजूद हैं कि ये काम ये करते हैं, ये बंदा जुआ करता है, ये शराब फरोख्त करता है, ये चरस बेचता है, ये कोक बेचता है, ये आइस बेचता है, और वो अभी तक हैं और थाने में उनकी लिस्टें हैं, मगर काम शरेआम हो रहे हैं। अब आइस जैसा नशा हमारी यूनिवर्सिटियों में चला गया है, हमारे कॉलेजेस में चला गया है, यहाँ तक कि हमारे जो हाई लेवल के स्कूल हैं जहाँ पे 9th-10th की क्लासें लगती हैं, वहाँ पे भी शौकिया पहले लोग बच्चे सिगरेट पीते थे, वो नशे पे लग गए। इन सारी चीज़ों के फैलाव का जिम्मेदार समझते हैं तो पुलिस है। बिल्कुल 100%। इसलिए कि जब तक ये पुलिस कल्चर चेंज नहीं होगा, ठीक है, हम जो कोशिश करते हैं पुलिस को संभालने की वो हिस्सों में करते हैं। सही, मतलब यानी एक बंदा आ जाता है, वो अपनी जो उसकी मंतक होती है उसके मुताबिक चलता है, उतना ऐसा चले सही हो जाता है। कोई कम्युनिटी पुलिसिंग करता है तो वो उस पर शुरू हो जाता है, किसी का अपनी थ्योरी होती है वो उस पर शुरू हो जाता है। लेकिन असल जो जड़ है वो पुलिस का जो थाना है। बिल्कुल सही। थाना जब तक चेंज नहीं होगा, अब आपने सुना होगा केपी के पुलिस बिल्कुल वो अब से बिल्कुल चेंज है ना, पहले से बिल्कुल तब्दीली है उसमें। कैसे चेंज हुई? वो नासिर दुरानी साहब ने कोशिश की और चेंज हो गया। और हुकूमत किसकी थी? PTI की, इमरान खान। तो उनको आज़ादी थी कि सियासी मुदाखलत नहीं होगी। और ये जितने आप जराइम बता रहे हैं ना, इनको सबको सियासी पुष्टि हासिल है। ठीक है। अब मसला ये है कि या तो आप थानेदार को ऐसा बना दें, अब थानेदार उसको आप इन्वेस्टिगेशन के लिए एक केस के लिए 100 रुपए देते हैं, 100 रुपए में इन्वेस्टिगेशन हो सकती नहीं हो सकती। वो क्या करते हैं फिर? पैसे लेते हैं, उधर से भी ले लेते हैं, उधर से भी ले लेते हैं, गाड़ी भी उनसे मंगवाते हैं, सारा कुछ उनसे करते हैं, उनके खर्च पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो सारा करप्शन तो आ गई। बिल्कुल। अच्छा, बाकी वो कि ये ऐसे, मैं सही बात करूंगा, हमारे पहले जो होते थे ना सीनियर अफसर, PSP अफसर जो डायरेक्ट भर्ती होकर आते थे, उनमें करप्शन का मतलब 5% चांस होगा। अब उनमें ऑनेस्टी का 5% चांस है। सारे
बस इतना ही है। ठीक है। मतलब किसी न किसी कोई अगर चले पैसे नहीं लेता तो वो कब्जा ग्रुप सरप्राइज कर लेगा या कुछ तरह कर लेगा। मतलब गेन जरूर करते हैं, कोई मुल्क की खिदमत के लिए या पुलिस की खिदमत के लिए काम होता है, उनका अपना पर्सनल ज्यादा होता है। ये एक पूरा कल्चर में तब्दील जब तक नहीं होगा, ये टुकड़ों में अब एक मॉडल थाना बना दिया आपने, ठीक है, उसके हो सकता है कि बड़े अच्छे हों, उसमें अपने SHO भी ऑनर्स लगा दिया, तफ्तीशी भी ऑनर्स लगा दिए, उस इलाके में हो गया, लेकिन बाकी इलाकों में तो नहीं हो। या तो सारे थाने मॉडल थाने बने जैसे KPK में बने। आपने देखे थाने उनके? KPK थाने नहीं, तस्वीरों में तो देखे, वैसे वीडियो देखी है, उनकी वीडियो चलती है। हाँ, वो उसमें ऐसे लगता है जैसे किसी कारपोरेट ऑफिस में चले गए। सही। तो वहां जाके बंदा कोई माहौल जो बैठा होगा, SHO भी बैठा होगा, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा और उसके ज़हन में अगर रिश्वत का ख्याल है भी है तो कम आएगा। तो इसलिए एक इसकी बड़ी अभी तक मेरा ख्याल है कि मौजूदा गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इनको अपनी हुकूमत रखने के लिए कई कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। और फिर ऊपर से ये आफतें आनी शुरू हो गई। पहले कर्जे की आफत थी, कशकोल लेके जाना पड़ा, और इस अपने लिए नहीं, कौम के लिए, मुल्क के लिए, इसलिए कि पिछली हुकूमतों ने जो कुछ किया था उससे बचने के लिए हम डिफॉल्टर डिक्लेयर हो रहे हैं। वो तो अगर कर्जा लेके हम उसकी किस्त अदा करते, अब अपोजिशन को ये मिल गया है कि कर्जे बढ़ गए, आपकी वजह से बढ़े, कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे लिए ताकि बड़ा डिफॉल्टर हो जाना था। अब जो है, अब आपने 2 साल उसने अपनी मुश्किलों में गुजारे, इसमें फिर कोरोना भी आ गया, फिर पता नहीं क्या क्या बड़ी, मैं दाद देता हूँ, कभी डॉलर महंगा हो गया, कभी गंदम शॉर्ट हो गई, कभी चीनी महंगी हो गई, ये सब माफिया है, सब माफिया। आपको पता है, आप तो खबर वही तो है, सारा न्यूज से मुतलका है, न्यूज एजेंसी के सरबराह हैं, तो आपको तो सारा पता होगा। सही बात है। तो ये माफिया है। अब अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, अपना सबसे करीबी साथी दूर कर दिया है, क्योंकि माफिया का हिस्सा था। सही बात। इंक्वायरी करवाई, सारा कुछ कराया। पहली हुकूमत ऐसे सोच सकती थी? नहीं, कभी भी नहीं। पहली हुकूमत उसमें शामिल होती थी, प्रमोट करती थी। तो ये मुश्किलात दूर करने के बाद अब थोड़ा सा सुकून है। अब मेरा ख्याल है कि आइंदा जो 3 साल उनके बचे हैं, वो अब तवज्जो देंगे इस पे, और मुझे उम्मीद है खास तौर पे ये जो गुजरपुरा के वाक़े के बाद, कि और गुजरपुरा के वाक़े से थोड़ी देर पहले नया वो CCPO भी नया ही आया, उमर शेख, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने एक बयान दे दिया। सही। वो बयान उछाला गया। हालांकि मैं समझता हूँ वो बयान उसने इस पैराए में नहीं दिया था, वो वैसे ही उसने बयान उसका बिल्कुल सही था, लेकिन जो हालात जा रहे थे, जो पुलिस, क्योंकि वो तो उस सिस्टम को देख रहा है ना। हाँ। कोई सिस्टम का बैठा हुआ सिस्टम है, उसको पता है कि ये हो सकता है। हाँ। लेकिन उस खातून के लिए या दूसरे मुल्कों में ये चीज नहीं, वो बर्दाश्त नहीं है। वो तो खातून ये समझती थी, जैसे उधर फ्रांस में रात को चाहे जितने बजे मर्जी जहां मर्जी फिरे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे। अब यहाँ उसके साथ ये हो गया, और इतना टाइम लगा उनको वहां पहुंचते हुए और सारा कुछ करते हुए, मैं हैरान हूँ। तो बस ये बदकिस्मती है हमारी। उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि आलमी सतह पे इसको उछाला गया है, और ये बात सिर्फ उसकी वजह से भी है कि खातून की गलती बताते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है, खातून तो ठीक है अपने तरीके से। अच्छा, कुछ लोग, जब पिछला दौर था मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का, यानी कि जो दौर था नवाज शरीफ का, इस अदवार में बहुत तेजी से उन्होंने भर्तियां की पुलिस में, डायरेक्ट इंस्पेक्टर लगा दिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार लगा दिए, इस तरह की जो डायरेक्ट पोस्टें थी उन्होंने भर्ती की PIA में, सारे अदारों में। तो जो उस वक्त के इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती हुए थे या ASI जो रखे थे, उन्होंने वो आजकल इस दौर में मेरा DIG की सीटों पे हो गए, SSP तो लाजमी हो। तो क्या वो इस सिस्टम को खराब करने के जिम्मेदार नहीं हो?
जिनकी काबिलियत ही नहीं थी, जिनको पकड़ के बगैर टेस्ट, बगैर इंटरव्यू, बगैर कुछ के उनको डायरेक्ट इंस्पेक्टर लगा दिए। इसकी जो आपने पहले क्वेश्चन किया था सबसे पहला कि पुलिस में ये सब कुछ हो रहा है और इसको ठीक क्यों नहीं होता, सही, उसकी एक वजह ये भी है, वो लोग बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो भर्तियां हुई थी हर जगह हुई, महकमा हर महकमा तबाह हुआ, पाकिस्तान का महकमा खराब हो गया, तबाह कर दिया। और हर महकमे में वो कुछ लोग पैसे दे के आए, वो पैसे पूरे करने के चक्कर में वो आदी हो गए, पैसे खिलाने शुरू कर दिए अपने ऊपर भी, उनको भी उन्होंने आदी कर दिया। तो वो एक करप्शन का जो सिस्टम है वो ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया जो अब तक जारी है। बिल्कुल सही आपकी, मैं 100% एग्री करता हूँ। वो मैं पुलिस से हूँ लेकिन मैं डिफेंड नहीं कर रहा पुलिस को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सही है। आपने जो आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये ताहिर नवाब पाहिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। पाहिर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया, बड़ी दिलचस्प बातें हुई आपसे। तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद है आप हमें मौका देते रहेंगे किसी न किसी टॉपिक पे। हम आपने पहले भी किए हैं इंटरव्यू? हाँ जी, पहले भी आपका 1-2 इंटरव्यू हो चुके हैं, तो किसी और टॉपिक पे थे, तो ये आपकी नई किताबें थी, इन किताबों के हवाले से था। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।